देखिए दोस्तों, जो लाइक करने के लिए बोलते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, उनका वीडियो वीडियो तो आप सब्सक्राइब लाइक करते ही हो। मैं भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो फिर आप नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं इसमें नया हूँ और इसलिए मैं अभी देखिए इतना ही छोटा-मोटा वीडियो डाला हूँ, इसलिए सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानता हूँ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। यह क्लास 8 का ज्योग्राफी का पार्ट है और इसे ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें पहले समझना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स जैसा कि टॉपिक है, उसमें दो शब्द है, ह्यूमन और दूसरा है रिसोर्स। तो हम तो जानते हैं कि ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन मनुष्य, आदमी, उसे ह्यूमन कहते हैं। और रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, आवर नीड्स, जो भी हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फिर हमारा टॉपिक ये जो है, ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें तो पहले हम समझ लेते हैं अच्छा से ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन है। तो क्या ह्यूमन हमारे लिए रिसोर्स नहीं है? सपोज कीजिए, अगर एक कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन अगर वहाँ का जो ह्यूमन अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेगा तो क्या वो कुछ काम करेगा? यानी कि ह्यूमन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। और यह आवर वर्ल्ड देने नाव बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 क्लास का है। तो ह्यूमन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि कंट्री का कुछ भी रिसोर्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर ह्यूमन नहीं हो तो। इसीलिए ह्यूमन सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और वही आदमी जिसके पास स्किल्स हो, उसी को हम एक रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि आपके टीचर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसोर्स वही है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो ये हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जिस भी आदमी से, जिस भी चीज़ से हमें कुछ मिलता है, उसे हम एक रिसोर्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर एक आदमी है जिसके पास स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, क्वालिटीज़ हैं, जिससे वह किसी भी काम को करता है, तो उसे हम एक रिसोर्स कहेंगे। समझ में आ गया कि ह्यूमन को क्यों रिसोर्स कहेंगे। अब दूसरा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर उस कंट्री में लोग ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा डेवलप होगा, या फिर एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो भी लोग रहते हैं उनके पास स्किल्स है? तो आपका जवाब होगा जिस कंट्री में जो लोग जैसे लोग रहते हैं जिसके पास स्किल्स हो, वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि जिस लोग के पास स्किल्स होते हैं वही सिर्फ रिसोर्स माने जाते हैं। इसीलिए कंट्री का पॉपुलेशन पे नहीं डिपेंड करता है कि वो डेवलप होगा कि नहीं। वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके पास स्किल्स है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि जो कंट्री होगा वो डेवलप होगा कि नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको कि ह्यूमन रिसोर्स का अगर डिफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। तो इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं: ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर क्वालिटीज एंड एबिलिटीज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यही ह्यूमन रिसोर्स का डिफिनेशन है। ह्यूमन रिसोर्स ये है। अब बात करते हैं आगे क्या। आगे जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं। तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगहों पर कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो जैसे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जो सहारा डेजर्ट या फिर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ का पॉपुलेशन कम है। ऐसा क्यों, ये सवाल उठता होगा। क्योंकि जहाँ पर लोगों का लोग जहाँ पर आसानी से, या फिर जहाँ पर लोगों का फेवरेबल कंडीशन होता है, या फिर जहाँ पर लोग अच्छा महसूस करते हैं रहने में, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सकते हैं। उनका जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन्हें आसानी से मिल सकता है। इसीलिए उन जगहों का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। और ये सब कुछ फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। मतलब जहाँ का किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है वो कुछ फैक्टर से अफेक्ट होते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो क्यों ज़्यादा है या फिर क्यों कम है। कुछ फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। वो फैक्टर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वो तो हो सकते हैं क्या फिजिकल फैक्टर हो सकता है, या फिर
नॉन फिजिकल फैक्टर्स हो सकता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट फिजिकल फैक्टर्स हो सकता है या फिर नॉन फिजिकल फैक्टर्स होता है। तो फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है? इनके ऐसे फैक्टर्स जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वे नेचर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, फिर नेचर के द्वारा जो होता है, इसीलिए उसे हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। नॉन फिजिकल फैक्टर मतलब जो ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल होता है, या फिर बोल सकते हैं जो ह्यूमन का ही एक जो सारा एक्टिविटी है उसी का एक प्रोडक्ट है। तो फिर अब देखते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है और नॉन फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स में आता है पहला लैंडफॉर्म। फिजिकल फैक्टर्स में पहला आता है लैंडफॉर्म। तो आप लैंडफॉर्म से यह समझिए कि लैंडफॉर्म मतलब होता है कि वह ज़मीन जो है वो किस प्रकार का, उसका जो टोपोग्राफी है कैसा है, मतलब वो माउंटेन है या फिर प्लेन्यू है या फिर प्लेन है। तो जहाँ पर भी प्लेन्स होंगे वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि प्लेन होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को ईजिली हम डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन लैंड होता है तो वहाँ पर सारा कुछ प्लगिंग हो गया, मैन्योरिंग हो गया, या फिर जो भी हम बड़े बड़े मशीन्स के द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर इजीली कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं क्योंकि फ्लैट लैंड है इसलिए। लेकिन अगर बात करें प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू पे हार्ड रॉक्स होते हैं जिसको हम कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, और अगर हार्ड रॉक है तो उसको हम प्लग भी नहीं कर सकते, जिसके कारण से एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर क्योंकि मुख्य हमारा इंडिया का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर एग्रीकल्चर किसी भी रीजन में नहीं होगा तो वहाँ का पॉपुलेशन ये निश्चित है कि वहाँ का पॉपुलेशन कम ही होगा। तो फिर जो प्लेन्स फिर जो प्लेट्यू होते हैं वहाँ पर हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं जिसको कल्टिवेट करना मुश्किल है, इसीलिए वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है प्लेन्स के कंपैरिजन में प्लेट्यू पर। अब जो माउंटेन होते हैं वहाँ माउंटेन पर थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, और जो उसका जो वो भी इंक्लाइंड रहता है वहाँ पर जो लैंड, इसी कारण से जो माउंटेन होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है और एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, और फिर वहाँ पर जो कंडीशन होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, वो भी फेवरेबल नहीं होते ह्यूमन के रहने के लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है फैक्टर्स में, फिजिकल फैक्टर्स में, वो है क्लाइमेट समझते हैं। क्लाइमेट जहाँ पर मॉडरेट रहेगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट मतलब होता है कि ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। अगर क्लाइमेट ज़्यादा गर्म रहेगा या फिर ज़्यादा ठंडा रहेगा तो ये वहाँ पर ह्यूमन अच्छा से नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए अगर क्लाइमेट मॉडरेट है तो वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे जहाँ पर प्लेन्स होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और प्लेट्यू माउंटेन होते हैं वहाँ से वैसे जगहों पर पॉपुलेशन कम होता है। वैसे ही जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है या फिर लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होता है। तो फिर क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है, पॉपुलेशन को यह अफेक्ट करता है। अब सॉइल किस प्रकार से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है? सॉइल इस प्रकार से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है क्योंकि जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाया जाएगा वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर पाएंगे, और अगर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर पाएंगे तो फिर वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ही। इसीलिए जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाया जाएगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि डेजर्ट देखिए, डेजर्ट पे फर्टाइल सॉइल नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन आप देखिए गंगा बेसिन जो है वहाँ का सॉइल फर्टाइल, इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होगा वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ही। क्यों होगा? जैसे कि आप 6th क्लास में पढ़े होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी बहुत सारे सिविलाइजेशन जो हुए थे, सेटअप हुए थे, वो रिवर के नज़दीक हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पर लोग इजीली वाटर को ले सकते हैं। वाटर जानते हैं आप तो सारी एक्टिविटी में वाटर का ज़रूरत होता ही है, इसीलिए अगर जहाँ पे वाटर मौजूद होगा वो कोई भी जो भी वहाँ पर रहेंगे वो इजीली पानी को ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पर वाटर का अवेलेबिलिटी होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वाटर का अवेलेबिलिटी वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी वो कम, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन अगर और भी जगहों को ले लीजिए वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पानी ज़्यादा मौजूद होता है, इजीली मौजूद होता है। अब रिसोर्सेज, जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। जैसे झारखंड है, झारखंड में अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि कोल पाया जाता है, मोटा पाया जाता है, और भी बहुत सारे मिनरल लाइमस्टोन पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप है, तो लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, इसीलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। इसलिए जहाँ पर रिसोर्स पाया जाएगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो एक रिसोर्स भी एक फिजिकल फैक्टर्स है। लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सभी हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन फिजिकल फैक्टर्स कहा जाता है। और यह एक पॉपुलेशन, किसी भी जगह का पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं।
अब दूसरा है नॉन फिजिकल फैक्टर। नॉन फिजिकल फैक्टर में आते हैं सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल फैक्टर, और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर। कल्चरल फैक्टर मतलब सांस्कृतिक के जो भी फैक्टर होते हैं उसके साथ पॉपुलेशन इफेक्ट होता है। इसको अनंत कैसे इफेक्ट होता है, तो ये हो गया। देखिए अगर कहीं पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है वहाँ पर पॉपुलेशन। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक स्थिरता। अभी बाहर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, वहाँ पर युद्ध चल रहा होगा तो फिर वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे नहीं, रहना पसंद करेंगे, यहाँ पर शांति लोग नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक नॉन फिजिकल फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये वाला भाग क्यों ज़रूरी है? जहाँ पर एजुकेशन रहेगा वहाँ पर हम शिक्षा लेकर हम अच्छे जॉब को ले सकते हैं। अगर जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग माइग्रेट करके भी जाएंगे, फिर चेकअप करने के लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, जिसके कारण से वहाँ का पॉपुलेशन ग्रो करेगा। इसीलिए यह भी एक फैक्टर है, नॉन फिजिकल फैक्टर है और यह पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अब चौथा है प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा? क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रीज होगा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज है वो भी जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। और पाँचवा है कि जो भी अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बता ही दिए तो जहाँ पे इंडस्ट्री होगी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा तो फिर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। अब है कि कल्चरल फैक्टर क्या है? कल्चरल फैक्टर कौन कौन से? कल्चरल फैक्टर में जैसे कि जहाँ पर कल्चरल रिलीजियस बिलीफ्स जुड़े होते हैं कुछ जगहों से, वहाँ पर जो भी पिलग्रिमेज लोग हैं वहाँ पर जाते हैं अपने रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए, जिसके कारण से वहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है ज़्यादा होता है। जैसे कि वाराणसी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इस जगह से बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जिसके कारण से वहाँ पर जो पॉपुलेशन हो जाता है। तो कल्चरल फैक्टर है। यानी कि नॉन फिजिकल फैक्टर्स में पहला फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा फैक्टर है हेल्थ केयर, तीसरा एजुकेशन, चौथा प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री, पांचवा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, छठा है कल्चरल फैक्टर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। एक बात आता है कौन सा हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मौजूद है, कौन सा हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मौजूद है। या फिगर देखिए तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर इसको कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। और देखिए आप जो इधर पर ये वाला पार्ट है वहाँ पर जो पॉपुलेशन यहाँ पर जो लैंड का एबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा कम लैंड, इसके कारण से जो ज़्यादा लैंड है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मौजूद है, जिसके कारण से इधर का जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि लैंड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वहाँ पे लोग रह सकते हैं। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पॉपुलेशन है साउदर्न हेमिस्फीयर के कंपेरिजन में। तो 2008 में पूरे वर्ल्ड में 6.7 बिलियन लोग रहते थे। 6.7 बिलियन पॉपुलेशन था वर्ल्ड का 2008 में। तो फिर उसमें से 60.5% एशिया में ही थे, 60.5%, 11% थे यूरोप में, और 14% अफ्रीका में, और 5% नॉर्थ अमेरिका में, और 9% साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में, और 0.5% ऑस्ट्रेलिया में। ये सब 2008 में वर्ल्ड में ऐसा पॉपुलेशन था, लेकिन अभी वर्ल्ड में पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं इन इंडिया। भारत में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पता कर ले। वर्ल्ड में पॉपुलेशन का सबसे कौन से कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, विच कंटिनेंट है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो एशिया। उसके बाद कौन सा है? यूरोप 14% है, और यूरोप में 11% है, 14% अफ्रीका में है, और 5% नॉर्दर्न अमेरिका में है, 9% साउदर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में है, और 0.5% ऑस्ट्रेलिया में। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में, क्यों ऑस्ट्रेलिया में बोल सकते हैं कौन सा कंटिनेंट सबसे कम पॉपुलेशन? तो अंटार्कटिका में। वहाँ का पॉपुलेशन बहुत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, खास करके जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे गंगा चलता है, गंगा बहती है, गंगा जहाँ पे बहती है तो फिर वहाँ का जो आसपास वाला एरिया है वो फर्टाइल है, और साथ साथ प्लेन है, तो वहाँ पर रेलवे को हम सेटअप, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज जो भी है वो इजीली सेटअप हो सकता है। साथ साथ एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसीलिए वो जो है नॉर्दर्न इंडिया वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है।
अब जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट है, वो अनुकूल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। या फिर बोल सकते हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत कम है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। बोल सकते हैं अगर कोई पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में बताइए, तो आप बताइएगा कि भारत का नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, खास करके नॉर्दर्न प्लेन में, और नॉर्दर्न प्लेन में भी खास करके गंगा बेसिन में पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो लैंड है, जो एरिया है, वो प्लेन एरिया है। तो फिर यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर को ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को भी ईजिली हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए जो प्लेन्स होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। और कहाँ पे कम है भारत में पॉपुलेशन? जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। अब है उत्तर प्रदेश है, वो भारत का सबसे पॉपुलस स्टेट है, और लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी है। आप हमको बताइए कमेंट में भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है ये। और जो राजस्थान और गुजरात का जो डेजर्ट वाला रीजन है, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? कम। ये वाला पाई चार्ट आप देखिए, इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एशिया है। एशिया में 60.5% पॉपुलेशन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा भाग में है। और ये वाला भाग अफ्रीका है, ये वाला भाग अफ्रीका है, और ये वाला भाग यूरोप, साउदर्न एंड सेंट्रल एशिया, और ये नॉर्दर्न अमेरिका ऑस्ट्रेलिया है। क्या आप देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का अर्थ होता है कि नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यही होता है। तो वर्ल्ड के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 45। लेकिन अगर भारत की बात करें तो 324 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। 324। तो अगर कोई दिया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। अब जानते हैं कि जो एरिया होता है उसे हम लोग स्क्वायर में नापते हैं। क्यों नापते हैं? क्योंकि मानिए ये जो लैंड है इसका ए है, इसका बी है, ये बी सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर। तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो बी इंटू ए करेंगे, और सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है बी ए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी कारण से एरिया को स्क्वायर में मापते हैं। तो कभी पूछे कि एक स्क्वायर किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं? 24 का मतलब देखिए, अगर एक रूम में 8 टाइल्स हैं, 8 टाइल्स हैं, 12 टाइल्स हैं, और स्टूडेंट के क्लास में 20, प्रत्येक में 2 लोग रहेगा। अगर बोला गया कि इक्वली जाके तुम लोग हर एक टाइल्स पर खड़े हो जाते हो, 2 होगा। वैसे ही अगर हम वर्ल्ड का जो भी पॉपुलेशन है 8 बिलियन, उससे प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पर इक्वली अगर हम कहें कि आप चाहिए इक्वली रहिए सब स्क्वायर किलोमीटर पे, तो पूरे वर्ल्ड पे तो 45 आएगा। लेकिन अगर इंडिया का बात करें तो प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पर 324 पीपल रहेंगे। लेकिन किसी जगह पे पॉपुलेशन जो होता है ज़्यादा होता है, किसी भी जगह पे कम होता है। और यह जो 324 का आंकड़ा है वो 2001 के सेंसस से मिला है, और जो भी वाला गणना चल रहा है 2020 में निकलने वाला था, लेकिन कोरोना का कारण नहीं निकल पाया। अब चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉपुलेशन का साइज क्यों चेंज होता है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज में बदलाव कैसे आता है? तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड पर 8 बिलियन से ज़्यादा है। 8 बिलियन से ज़्यादा है अभी पूरे वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता और घटता, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ पर। ये डिपेंड करता है 2 चीज़ पर। पहला चीज़ है डेथ रेट, पहला है डेथ रेट, दूसरा है बर्थ रेट। यही दोनों चीज़ पर हमारा पॉपुलेशन डिपेंड करता है। अब डेथ रेट होता क्या, बर्थ रेट होता क्या, ये समझ लीजिए। पर 1000 पीपल में
का अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ डेथ 1000 पीपल में एक साल में 1000 लोग में कितना आदमी मरता है, और बर्थ रेट का अर्थ हुआ कि एक साल में 1000 लोग में कितना आदमी मरता है। और जैसे कि अगर 1000 आदमी में 10 आदमी का मृत्यु होता है, 10 आदमी का मृत्यु होता है और जन्म होता है 20 आदमी का, तो बताइए जो पॉपुलेशन इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। देखिए ये है प्लस, ये है माइनस। मर गया मतलब एक्सपायर हो गया, डेथ हुआ मतलब नया आया। ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर 20 में से अगर हम 10 घटाएंगे कितना आएगा 10, यानी कि 10 जो है प्लस में, यानी कि 10 आदमी बढ़ा है। ये हो गया डेथ रेट, ये हो गया बर्थ रेट। तो फिर ये हमारा नेट इंक्रीज हो गया, हमारा नेट इंक्रीज हो गया। अब दूसरा बात है कि अगर डेथ रेट है 20, बर्थ रेट जो है वो भी है 20 का, हमारा नेट चेंज होगा तो 0। ये भी समझिए, ये बर्थ रेट और डेथ रेट। यह जो मैप है इसमें बताया गया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका कौन सा जगह पर कितना 2006 में बर्थ रेट एस्टिमेट किया जा रहा था। तो भारत में 1% किया गया है, और 3% और मोर जहाँ पर भी किया गया है वो इस कलर से ड्रॉ किया गया है। अब इसको आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डेथ रेट बर्थ रेट है। ये देखिए पॉपुलेशन है वो पता ही चल गया किसके कारण से बढ़ता है, डेथ रेट और बर्थ रेट के कारण। डेथ रेट मतलब 1000 लोग में कितना आदमी का डेथ होता है, और उसका अर्थ है कि 1000 लोग में कितना आदमी का जन्म होता है एक साल में। तो पॉपुलेशन को दो कारण से और कारण से क्या होता है, चेंज आता है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है। माइग्रेशन का अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। वैसे ही इमिग्रेशन का अर्थ होता है, इमिग्रेशन का अर्थ होता है कि दूसरे जगह से इस जगह में आना, मतलब इनवर्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इमाइग्रेशन का अर्थ होता है आउटवर्ड माइग्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आप एग्जाम्पल समझिए, यह एक लैंड नाम है राजपुर। राजपुर जगह का नाम है, और यहाँ से दो लोग निकलकर यूएसए गए। ये लोग दो लोग यूएसए गए, और यहाँ पर से आए एक लोग। कहाँ से आए, लीजिए आप, बी से आए हैं एक लोग। तो इसमें जो नेट चेंज है वो कितना होगा, दो लोग गए यानी कि माइनस है, और एक लोग आए यानी कि प्लस है। तो जो नेट चेंज होगा वो इसमें से, अगर इसका पॉपुलेशन x है तो इसका कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक आदमी, दो आदमी गया लेकिन मात्र एक ही आदमी आया, इसका हो जाएगा x माइनस 1। लेकिन अगर इसके जगह पर, दो के जाने के जगह पर एक जाए यूएसए, और यहाँ पर दो आदमी आ जाए बीपी से, तो क्या होगा, ये है प्लस, ये है माइनस। इसका हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि ये जो आया है इमिग्रेशन हो जाता है इमाइग्रेशन से। इससे ही पॉपुलेशन इफेक्ट होता है। इसीलिए पॉपुलेशन को इफेक्ट करने का 4 फैक्टर है। पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है इमिग्रेशन, चौथा है इमाइग्रेशन। यही 4 फैक्टर है। ये होता है पॉजिटिव, इमिग्रेशन होता है पॉजिटिव, इमिग्रेशन होता है नेगेटिव, इमिग्रेशन होता है नेगेटिव, इमाइग्रेशन होता है पॉजिटिव, और डेथ रेट होता है नेगेटिव, बर्थ रेट होता है पॉजिटिव। समझ गए। अब उसके बाद है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का जो पैटर्न है, पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या है, जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे से बढ़ा है।
क्योंकि जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था पहले वो दोनों एक ही जैसा था, इसीलिए जो पॉपुलेशन था वो बहुत धीरे धीरे से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद जो पीपल का जो कंडीशन था वो ग्रोथ कंडीशन अच्छा हो जाने के बाद क्या हुआ, जो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद बहुत सारा चीज़ बना, जिससे क्या होता है कि जो लोगों का जो आयु है वो बढ़ गया, आयु बढ़ गया। लेकिन आयु बढ़ जाने के बाद जो डेथ रेट है वो कम गया। अगर डेथ रेट अगर डेथ रेट जो होता है अगर कम जाए तो फिर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। डेथ रेट अगर कम आए तो पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण से पहले पॉपुलेशन धीरे बढ़ा था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। डेथ रेट बहुत कम गया और पॉपुलेशन इसी कारण से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। और पहले तो पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे से बढ़ रहा था, लेकिन बाद में अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। आप नोटिस कर सकते हैं इस बात को, इस बॉक्स में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। अब ये वाला देखिए, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या ये अच्छा है या ख़राब है, यह एसेट है या फिर लिएबिलिटी है। एसेट मतलब अच्छा, लिएबिलिटी मतलब बोझ, क्या है ये। तो अगर हमारे पास स्किल्स हो, पॉपुलेशन जो बढ़ा है, जो लोग बढ़े हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट ये सब देने के पास अगर किसी भी कंट्री के पास क्षमता है तो वो यह पॉपुलेशन है वो एसेट के रूप में, हथियार के रूप में काम आ सकता है। लेकिन वहीं अगर ये सब जो नया नया जो भी बर्थ हुआ है उसको अगर हम एक कंट्री, उसका जो डिमांड है या फिर उसका जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता तो फिर वो एक लिएबिलिटी बन जाता है, बोझ बन जाता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा लेकिन जो हमारा कंट्री का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, कंट्री का जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है, जिसके कारण से क्या होगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज हम ऐसे थोड़ा कर सकते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे आदमी, पीपल को क्या नहीं मिलता है, फूड नहीं मिलता है और वो डाई कर जाते हैं स्टारवेशन के कारण वो डाई कर जाते हैं। इस कारण से जो पॉपुलेशन एक कंट्री का बढ़ रहा है तो वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो अलग अलग समय में अलग अलग हो सकता है, कभी कभी बहुत तेज होता है, कभी कभी बहुत धीरे होता है। जैसे कि यूएसए और रशिया ये सुपर पावर है, और जब इनके देशों में डेथ रेट को कम करने का फिर मेडिकल जो भी चीज़ था, टेक्निक था वो डेवलप हुआ तो वो लोग डेथ रेट को कम कर दिए, जिसके कारण से जो बर्थ रेट था वो जैसा था तो वैसा ही था। लेकिन अगर डेथ रेट कम हो जाएगा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचिए पहले 20 मरता था और 20 जन्म लेता था, पॉपुलेशन का चेंज 0 था, लेकिन जैसे ही जो डेथ रेट है वो कमा और 10 पर आ गया, लेकिन जो बर्थ रेट है वो 20 ही है, तो नेट चेंज में +10 आ जाएगा, +10 यानी 10 आदमी बढ़ गया है प्रथा में लोग में, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ेगा। और यही व्हाट्सएप यूएसए और रशिया जैसे बड़े बड़े देशों में बर्थ रेट को, डेथ रेट को कंट्रोल करने का चीज़ आ गया, लेकिन बर्थ रेट को कंट्रोल वे लोग नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो फिर वे लोग डेवलप थे, इन्हें लिए उनके अंदर बहुत जल्दी ही अवेयरनेस आया कि ऐसे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो फिर बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसी को कम करने के लिए वे लोग एक ऐसा हल निकाले जिससे वो लोग बर्थ रेट को भी कम कर दिए। अब बर्थ रेट भी क्या हो गया, कम, और डेथ रेट भी तो कम ही है, जिसके कारण से पॉपुलेशन है क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ना ही कमेगा ना ही बढ़ेगा। लेकिन कुछ हमारे जैसे यानी कि इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है, तो फिर यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ जो है डेथ रेट को कम करने के बहुत सारा चीज़ तो आ गया, लेकिन जो बर्थ रेट है वो जैसा था वैसा ही है, जिसके कारण से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसके कारण से जो भारत में जो पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। और बहुत सारे देश है जैसे कि बांग्लादेश है, सूडान है,
अगर कंटिनेंट के बेसिस पे बात करें कौन सा कंटिनेंट में जो पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में जो लोग हैं वो हायर पॉपुलेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पॉपुलेशन धीरे से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज इन इंडिया। भारत में पॉपुलेशन चेंज आया, वो कैसे आया? पॉपुलेशन चेंज एक दिन में तो थोड़ा होता है, उसको बहुत दिन चाहिए। पॉपुलेशन को गिनने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उसका सेंसस। सेंसस से ऑफिशियली लोगों को काउंट किया जाता है, जनगणना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कि कितने लोग हैं इस काउंटेड। एक कंट्री का जो भी पॉपुलेशन है उसे काउंट किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम सेंसस कहते हैं। क्या होता है? कंट्रीज पॉपुलेशन इज ऑफिशियली काउंटेड बाय अ प्रोसेस। एक कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसे ऑफिशियली काउंट किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। भारत में प्रत्येक 10 साल पर यह होता है। एक लास्ट बार हुआ है 2011 में, 2021 में भी होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना आ गया। अब यह 2023 में फिर से स्टार्ट हुआ है, 2024-25 में अपना रिपोर्ट देगा। तो फिर 1901 और 1901 से लेके 21 तक इसके बीच में बहुत सारा डिजीजेस, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, ये सब बहुत फेमाइन भी आया है। इसके कारण से डेथ रेट था वो बहुत हाई था, जिसके कारण जो पॉपुलेशन था वो मेंटेन में था। लेकिन 1951 के बाद पॉपुलेशन है भारत का वो बहुत रैपिडली क्या किया, ग्रो किया है। भारत का पॉपुलेशन 1951 के बाद वो लगभग ट्रिपल हो गया है उस समय के पॉपुलेशन से। और 1921 और 50 के बीच की बात करें तो इस समय 1940 में बंगाल में एक फेमाइन आया था, जिससे 43 लाख लोग मर गए थे। और भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा डिजास्टर आया था, जिसके कारण जो डेथ रेट था वो हाई था और पॉपुलेशन मेंटेन था उस समय इस कारण से। लेकिन ये एक शताब्दी से मात्र एक दशक ही आया है जब पॉपुलेशन कम हुआ है, वो 1911 से 1921 के बीच में। बाकी जब भी देख लीजिए आप पॉपुलेशन बढ़ा ही बढ़ा है। तो अगर पूछ दिया कोई कि कब पॉपुलेशन एक ऐसा दशक बताइए पिछली शताब्दी के बीच में जिसमें पॉपुलेशन कम हुआ है, तो आप बताइएगा 1911 से 1921 के बीच में पॉपुलेशन कम हुआ है, क्योंकि उस समय तो फिर भारत से बहुत लोग बंटवार में ही जा रहे थे। बंटवार स्टार्ट हुआ 1914 में, खत्म हुआ 1918 में। इस दौरान ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिशर्स भारतीयों को जबरदस्ती बंटवार में लेके जा रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारे इंडियंस मारे गए और जो डेथ रेट था वो हाई था, तो पॉपुलेशन मेंटेन था। डेथ रेट अगर हाई होगा, अगर जो डेथ रेट है वो अगर लो है, कम है डेथ रेट, तो क्या होगा? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी क्या होगा? हाई होगा। कैसे होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी? समझिए पहले क्या होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप समझिए क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय का आदमी कितना साल जीने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम क्या कह सकते हैं। तो फिर अगर बर्थ रेट जो है, डेथ रेट अगर कम रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा बताते हैं। अब हम बोले कि जिस समय किसी भी आदमी का जन्म होता है उस समय उस आदमी को कितने साल वो जिएगा, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आकलन किया जाता है, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो फिर अगर एक आदमी है जो अभी मानिए कि सब आदमी 70 साल की उम्र में मर जाते हैं और डेथ रेट अगर हाई होगा, तो ये जो 70 ईयर है वो कम होकर 60 ईयर आ जाएगा। और अगर
अगर डेथ रेट हाई है तो 60 ईयर जो है वो कम करके 50 ईयर आ जाएगा, जिसके कारण से जो एक आदमी का जो जीने का जो एक्सपेक्टेशन है वो कम जाएगा। अगर डेथ रेट हाई है, अगर वही उल्टा हो, जो डेथ रेट है वो कम रहे। तो पहले आदमी 70 में मरता था, अब मरेगा 80 में। क्यों मरेगा? क्योंकि जो मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है वो चला गया, जिसके कारण से लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा और लोग बड़े से बड़े बीमारियों में भी अब जी लेते हैं। इसके कारण से तो जो डेथ रेट है वो कम हो गया और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गया। क्योंकि पहले 70 रहते थे, अब 80 जी पा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ गया बहुत सारा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होगा? जाएगा, एक कमेगा तो एक बढ़ेगा। तो आवश्यक है। ये हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक का अर्थ होता है गुण, इसका अर्थ होता है गुण। तो पढ़ते हैं एक पॉपुलेशन का क्या गुण होता है। देखिए, पहला है एज कंपोजिशन, मतलब कौन कौन सी उम्र के लोग एक पॉपुलेशन में रहते हैं। सोचिए भारत है, ये भारत, इसमें 15 साल से नीचे वाले लोग 50 करोड़ हैं। 15 से 65 साल के बीच में लोग 8 करोड़ हैं और 65 से एबव जो लोग हैं वो 30 करोड़ हैं। पूरा हो गया तो 40 करोड़। यही हो गया एज कंपोजिशन। एक पॉपुलेशन का कितना भाग 15 साल से नीचे है, कितना भाग 15 और 65 साल के बीच में, कितना भाग 65 और 65 साल से ऊपर है। देखिए, इससे क्या होता है कि अगर कोई भी एक पॉपुलेशन का मुख्य ज़्यादा भाग अगर 15 साल से नीचे है तो वहाँ पर ज़्यादा जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा? स्टूडेंट होगा। वे लोग स्टूडेंट तो वर्क नहीं करते, जिसके कारण से वे लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो फिर जो वहाँ का जो डेवलपमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा। अगर 65 साल से ऊपर ज़्यादा लोग हैं तो फिर वहाँ का जो डेवलपमेंट होगा वो कम होगा। क्योंकि 65 साल से ऊपर वाले लोग वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो ओल्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी पॉपुलेशन का जो 15 to 65 ईयर्स के बीच का जो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ का डेवलपमेंट उस कंट्री का जल्दी हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है, एज कंपोजिशन ज़रूरी है। जिस भी देश का पॉपुलेशन 65 साल 15 साल के उम्र के लोग वहाँ पे ज़्यादा रहता है, वो जो देश होता है वो डेवलप करता है। उदाहरण जैसे कि यूएसए, रशिया, ये सब है। अब सेक्स रेशियो मतलब जेंडर का रेशियो, एक पॉपुलेशन में कितना भाग मेल है, कितना भाग फीमेल है, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। तो भारत की अगर बात करें तो फिर 993 पर 1000 मेन फीमेल। अगर 1000 आदमी को हम लेते हैं भारत में मेल में से, तो फिर हमें 933 फीमेल ही मिलेंगे 1000 में से। मतलब 1000 अगर हम बोलना चाहें कि एक फीमेल इधर मेल इधर, तो फिर 1000 मेल के लिए मात्र 933 फीमेल ही हो पाएंगे। समझा जा सकता है, ये बहुत इजी है और इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। यहाँ पर है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। और जो भारत में है वो मेल का संख्या ज़्यादा है फीमेल से, लेकिन ऐसा बोला नहीं जा सकता क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है। लेकिन 1000 लोग में से भारत में अगर मेल है तो 933 ही सिर्फ फीमेल हो सकते हैं 1000 में से। This is contrast to the situation in developed countries where female have a high life expectancy and number of members। ये लाइन आप समझिए, लेकिन यह जो चीज़ है वो विपरीत है उन देशों में, उन डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पर लोगों जो फीमेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हाई होता है
और फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होता है, जिसके कारण से वहाँ पर फीमेल का संख्या भी हाई होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई। तो फीमेल का जो उम्र रहेगा जिसमें वो मरेंगे वो भी क्या होगा, हाई होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वही ना। तो फिर फीमेल जो है वो ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन भारत में क्या है, मेल का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मेल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है कि नहीं, बिल्कुल है। इसके वजह से मेल पॉपुलेशन, इंडिया की बात कराइए, मेल पॉपुलेशन इंडिया में क्या है, हाई है। अब वर्किंग इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, जैसे मैं बताया था कि अगर 15 साल के नीचे या फिर 65 साल के ऊपर कोई भी लोग हैं, वे लोग वर्क नहीं कर सकते, लेकिन 15 to 65 ईयर्स के बीच में वे लोग वर्क कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कंट्री में 15 से 65 साल के लोग उम्र के लोग ज़्यादा रहेंगे, उनका पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा होगा। और ऐसा नहीं है तो फिर अंडर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नहीं हो सकता है। हाँ, अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, इसे एज सेक्स पिरामिड भी बोल सकते हैं। एक ऐसा डायग्राम होता है जिससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब समझिए, एक पॉपुलेशन पिरामिड को एज सेक्स पिरामिड भी कहा जाता है। और यह एक डायग्राम होता है जो जिसे हम स्टडी कर सकते हैं एज सेक्स कंपोजिशन पॉपुलेशन का। ये डिवाइड कर देता है पॉपुलेशन को 5 ईयर एज ग्रुप में। मतलब इससे आप समझ सकते हैं यह जो है यह इंडिया का है पॉपुलेशन पिरामिड। इसमें देखिए आप, प्रत्येक को 5 साल का ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक 5 साल का ग्रुप बनाया गया है, देख सकते हैं आप। और इससे हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, इससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है या फिर लो है। और पता कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल कितना है, ये भी हम पता कर सकते हैं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो मेल और फीमेल है वो वर्किंग और डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कितना है। बर्थ और डेथ रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इसे जान सकते हैं। और यह सब चीज़ हमारे फ्यूचर नीड्स को पूरा करता है। यह सब चीज़ से हम फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बता रहा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या फिर जितना साल एक आदमी जीता है वो कम है, तो फिर हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, इसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारा पॉलिसी बनाएगा। इससे रिलेटेड इसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे इसे बढ़ाया जाए। इसीलिए ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसको स्टडी किया जाता है सब चीज़ को समझने के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जाएगा। अगर एक पॉपुलेशन में जो 15 से नीचे का उम्र वाला जो पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग हैं, तो फिर क्या किया जाएगा कि तो फिर स्कूल्स खोले जाएंगे बहुत सारे, ताकि इन्हें एजुकेशन दिया जाए। और जो ये सेक्स कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का, और जो कि पीपल का नीड्स को बताता है, हर एक अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो भी डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से होता है। पॉपुलेशन पिरामिड को नेक्स्ट पेज पे अच्छे समझेंगे, पहले इधर देख लीजिए। और एक हेल्दी और एजुकेटेड पीपल एक वर्किंग एज का एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हेल्दी और एजुकेटेड पर्सन होता है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। It is desirable for the every country to have a large population or portion of its population in this category। इसीलिए किसी भी कंट्री का जो भी ज़्यादा पोर्शन होता है वो वर्किंग ग्रुप में आवे, मतलब 15 से 65 ईयर्स के बीच में आवे। इंडिया का जो भी वर्किंग एज के रूप में बहुत सारा जो है ये ज़्यादा लोग हैं इसके एज में, लेकिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, वे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। 2001 के सेंसस के अनुसार 65% जो इंडियंस थे वो क्या थे, लिटरेट, पढ़े लिखे थे, लेकिन तब पर भी उनमें से बहुत सारे आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, इसलिए ये हुआ ऑप्शन को इम्प्लीमेंट नहीं मिल पाया। देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग नीड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। और जो भारत में लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो जो हायर क्लास के लोग हैं उनका तो ये अच्छा है, हायर क्लासेस का जो है अच्छा है, लेकिन लो क्लासेस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, क्योंकि जो फीस देना पड़ता है हॉस्पिटल्स में वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, इसके कारण से वे जल्दी ही डेथ कर जाते हैं। इसके कारण से जो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हाई और लो दोनों करता है, ये क्लास पे डिपेंड करता है इंडिया में, कि वो हाई कास्ट से है या फिर लो कास्ट से, पुअर है या फिर रिच है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये वाला पिरामिडल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए इसमें ये जो ब्रॉड बेस है, इसका अर्थ है कि जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। मैं पहले ही बोला था कि पॉपुलेशन पिरामिड एक ऐसा डायग्राम होता है जिसे हम एज सेक्स कंपोजिशन भी बोलते हैं। इससे हम एक पॉपुलेशन के बारे में पूरा नॉलेज ले सकते हैं कि उस पॉपुलेशन में एज सेक्स कंपोजिशन क्या है, एज क्या कौन सी एज के लोग ज़्यादा रहते हैं, कौन से जेंडर के लोग ज़्यादा रहते हैं, उसमें वर्किंग क्लास का लोग रहता है, लाइफ एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि हम चीज़ हम पिरामिड जो है पॉपुलेशन पिरामिड से पता कर सकते हैं। तो पहला बर्थ रेट कैसे, अगर ये जो ब्रॉड बेस दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये ब्रॉड रहेगा और भी ज़्यादा चौड़ा रहता है यहाँ पर यहाँ तक, तो हम बोलते हैं कि इसका जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। समझ में आ गया। दूसरा डेथ रेट, डेथ रेट अगर ये जो पिरामिड है वो अगर इतना ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो समझिए जो डेथ है वो ज़्यादा है। क्यों डेथ ज़्यादा है? अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जितना साल वो आदमी जिएगा वो तो कम होगा, क्योंकि पहले ही ज़्यादा डेथ हो रहा है। इसके कारण से देखिए, तो फिर जो ये ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पिरामिड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो ज़्यादा उम्र, जो भी ओल्ड उम्र वाले लोग हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो डेथ है वो बहुत पहले ही हो जा रहा है। इसीलिए अगर डेथ रेट हाई है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा, डेथ रेट कम है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा। दो चीज़ हम इससे जान सकते हैं। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो मैंने बताया। अगर डेथ रेट हाई है, जो कि इस पिरामिड में देखिए आप क्या है, ये पिरामिड ऐसे 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 है, ऐसे 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 है, तो फिर इसका जो डेथ रेट है, इसका जो डेथ रेट है वो कम है, क्योंकि ये जो ये इसका जो पिरामिड है तो उसका जो नैरोनेस, इसका स्टीपनेस कम है, लेकिन इसका स्टीपनेस ज़्यादा है। स्टीपनेस ज़्यादा होगा तो फिर डेथ ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट ज़्यादा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर डेथ रेट ज़्यादा है, इसमें डेथ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा। लेकिन इसमें जो डेथ रेट है वो कम है, डेथ रेट अगर कम रहेगा तो फिर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितने साल आदमी जिएगा वो ज़्यादा होगा। चलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हम इससे पता कर सकते हैं, और ये भी चीज़ बहुत सारा पता कर सकते हैं, जैसे कि एज सेक्स कंपोजिशन, एज सेक्स कंपोजिशन, ये है फीमेल, ये है मेल। तो यहाँ तक देखिए आप, ये देखिए है मिलियंस में पॉपुलेशन, इसमें मिलियंस में, तो ये हो गया 3 मिलियन, ये हो गया 3 मिलियन से कम है, लेकिन ये 3 मिलियन। तो यहाँ पर लेकिन जो फीमेल का पॉपुलेशन है, बर्थ रेट या फिर पॉपुलेशन फीमेल का जो है वो कम है, लेकिन जो मेल का है वो ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि सेक्स यानी कि जेंडर, कौन सा जेंडर कितना है, ये भी हमें पता चल जाएगा किससे, पॉपुलेशन पिरामिड से। ये पहला हो गया। और दूसरा एज, कौन से एज का ज़्यादा लोग रहता है, तो यहाँ पे देखिए ये मेल वाला है, और इसमें ये 50 से 54 एज वाला जो ग्रुप है उसका सब ज़्यादा है पॉपुलेशन है। उसके बाद 20 से 24 एज ग्रुप का, यानी पॉपुलेशन पिरामिड से हम एज, कौन से एज का जो लोग हैं वो ज़्यादा, ये भी पता कर सकते हैं।
ये चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड से। अब इन तीनों पिरामिड को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। पिरामिड कहना क्या चाहता है? केनिया है ये देश किस, ये जो पिरामिड है वो किस देश का है? पॉपुलेशन पिरामिड है केनिया का। केनिया एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, तो उसका जो पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस प्रकार से हुआ है। उसका पॉपुलेशन मिलियंस में दिया गया है। और देखिए ये जो मेल का पॉपुलेशन है ये 2.5 बिलियन से कम, 2 बिलियन से ज़्यादा है, 2.5 मिलियन से कम है। और इधर देखिए यही फीमेल का जो बर्थ रेट है, नीचे बर्थ रेट होता है, ऊपर नीचे जैसे जैसे ऊपर देते रहते हैं उसे डेथ रेट आते जाता है, आगे हो जाएगा बर्थ रेट। तो फिर जो केनिया का जो फीमेल का जो बर्थ है वो और मेल का जो बर्थ है वो दोनों लगभग समान है, बराबर है। और ये पूरा पिरामिड में सबसे बड़ा जो बेस है वो कहाँ है? ये है, ये सबसे बड़ा बेस है। इसीलिए अगर नीचे बड़ा है तो समझिएगा जो बर्थ रेट है वो क्या है? हाई है। अगर बेस अगर ज़्यादा ब्रॉड हो समझिएगा बर्थ रेट क्या है? हाई है। और बर्थ रेट हाई है तो समझ सकते हैं अगर ब्रॉड नीचे बेस है तब। और अगर इससे स्टीपनेस इसका बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्टीपनेस बढ़ रहा है तो समझिएगा डेथ रेट क्या है? हाई है। और डेथ रेट अगर हाई होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? मतलब कितना जो आदमी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है बर्थ के दौरान कि कितना वो जिएगा वो क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। बेसिक बता देता हूँ मैं एक बार फिर से। अगर आदमी 50 साल की उम्र में मरता है 20 साल पहले, ठीक है, अब जो डेथ रेट है वो बढ़ गया है, अब सब 40 साल पे मरने लगा है। तो फिर क्या होगा? जो जो डेथ रेट है वो हो गया बढ़ गया, 40 साल की उम्र में मरता है, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम। या फिर इसको बहुत दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो पहले था 50 पर 1000 पीपल का एक साल में, लेकिन अब हो गया 100, यानी कि आदमी ज़्यादा मर रहा है। अगर आदमी ज़्यादा मर रहा है तो फिर जो आदमी का जो एज है वो नीचे वाला उम्र बोला, जैसे जो 60 वाला था वो पहले नहीं मरता था लेकिन अब मरने लगा है, तो नीचे वाला एज वाला भी ज़्यादा मरने लगा। इसके कारण से जो 60 वाला उम्र पहले नहीं मरता था लेकिन अब मरने लगा। तो जो बर्थ रेट डेथ रेट अगर हाई होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा? कम जाएगा। पर डेथ रेट क्या है? हाई है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम जाएगा। और बहुत ज़्यादा नर्वस है, अकेले कंट्री है, यहाँ पर देखिए तो बहुत कम एज में, यानी कि जो ओल्ड ग्रुप का जो पीपल होगा केनिया में बहुत कम होगा, क्योंकि स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो कम होगा ही। यह ब्रॉड बेस से बताता है कि जो बर्थ रेट है वो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा या फिर कम है। और इससे जो हम बता सकते हैं कि इस एज ग्रुप के लोग कितना है, 15 से 65 वर्किंग एज के ग्रुप के लोग इसमें इस कंट्री में ज़्यादा है। आप देखकर ही पता कर सकते हैं कि वर्किंग एज के ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत कम है, और जो यंग स्टूडेंट्स या फिर यंग जो बर्थ के इन्फेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रॉड कहाँ पर है? बेस पर ही है। इससे यह पता चलता है। ये हो गया लेस डेवलप्ड कंट्री। अब अपने भारत के बारे में बात करते हैं। भारत एक डेवलपिंग नेशन है और 2047 तक भारत भी डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट यह विश्वास करती है। और भारत की बात करें तो भारत में जो पॉपुलेशन यहाँ पर मिलियंस में देखा गया है, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, और 60 मिलियन से कम और 50 मिलियन से ज़्यादा फीमेल का बर्थ होता है, लेकिन जो मेल है वो 60 मिलियन से ज़्यादा और 70 मिलियन से कम जन्म होता है। मतलब जो होता है मेल का जो है वो ज़्यादा है, फीमेल का क्या है? कम है बर्थ रेट। इससे हम यह पता कर सकते हैं। और जो नैरोनेस इसमें बहुत ज़्यादा था लेकिन इसमें उतना नहीं है, वो कॉमन है। यह मतलब लगभग डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो इसमें बोल सकते हैं हम 99 और 100 का रेशियो है। ये दोनों अगर ये 99 है तो ये 100, इसके कारण जो पॉपुलेशन है वो उतना भी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा। ये हो गया नैरोनेस से बता सकते हैं। और ये वाला ग्रुप में देखिए आप, ये होता है 82, 89 या 1994, यानी कि जो डेथ रेट अगर ज़्यादा डेथ रेट अगर कम है तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा।
और ये बताता है कि जो बहुत सारा वर्किंग एज का जो ग्रुप का आदमी होता है वो भी डेथ कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ का जो वर्किंग एज का जो पीपल है वो कम रहा है और इसके कारण से भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ब्रॉडवे शो करता है कि हाई बर्थ रेट है और नैरो स्ट्रिप शो करता है कि वर्किंग एज वाले ग्रुप का भी डेथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिडिल में रहता है, भारत में मिडिल में 70 ईयर्स माना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आने वाले 20 समय के बाद या 60 के करीब हो सकता है। स्लाइटली ब्रॉडर टॉप शोज इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो थोड़ा जो ब्रॉडर टॉप है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि थोड़ा हाई है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो भी डेथ रेट है वो भी कम नहीं है, वो भी ठीक है, बराबर ही है। मतलब इसी के लिए ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है अभी कंपेरिजन करें तो कम से बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 1951 से 2001 के बीच में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन उसके कंपेरिजन में भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक डेवलप कंट्री का ले लेते हैं, जापान एक डेवलप कंट्री है। उसमें जो देखिएगा बर्थ रेट बहुत कम है। जिस कंट्री का बर्थ रेट कम होगा वो कंट्री डेवलप्ड होगा, अधिकतर डेवलप्ड होगा जिसका बर्थ रेट कम होगा। तो इसका बर्थ रेट जो है वो कम है, बर्थ रेट कम है। और मिडिल में देखिएगा ब्रॉडर पार्ट, यानी कि जो वर्किंग एज ग्रुप का लोग है वो ज़्यादा है। ऊपर भी बहुत सारा लोग पहुँच रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है। और इसी मैंने बताया था पहले ही, जो डेवलप कंट्री होता है फीमेल का जो नंबर होता है वो हाई होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होता है। इसीलिए इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर फीमेल का एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। ये हो गया चैप्टर खत्म। अब ये हो गया समरी, इस चैप्टर का आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट इस चैप्टर का समरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्या तो कोई क्वेश्चन भी कर सकता है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स क्या है मैंने आपको बताया था। ह्यूमन beings and their qualities and abilities is called human resource. Name one heavily populated and one sparsely populated region in India. यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, देख सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन में से मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसका आंसर दें। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? देखिए दोस्तों, जो लाइक करने के लिए बोलते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, उनका वीडियो तो आप सब्सक्राइब लाइक करते ही हो। मैं भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो फिर आप नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं इसमें नया हूँ और इसलिए मैं अभी देखिए नई छोटा मोटा वीडियो डाला हूँ, इसलिए सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानता हूँ आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे।